हाय स्टूडेंट, मैं इंजीनियर मनोज कुमार और डायरेक्टर साइंस इंजीनियर आपके लिए फिजिक्स का एक टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स, जैसा कि आप लोग पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पूरा कर दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा हो गया है आपका। तो अभी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग इसमें कुल मिला के 5 चैप्टर है। उसमें आता है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके बाद है एटॉमिक फिजिक्स, उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इसके बाद सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है और इससे भी अच्छे खासे मार्क्स आते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि यहाँ पे पहले लिखा हुआ न्यूक्लियर फिजिक्स, तो हम वो स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो देखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग पढ़ते क्या, न्यूक्लियर फिजिक्स है क्या, तो इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच we study about a structure of nucleus, properties and reaction of nucleus is called न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में कहता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। यानी हम लोग कह सकते हैं कि मेनली न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग पूरा का पूरा न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियर का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कौन कौन सा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसका कौन कौन सा रिएक्शन है, ये सारा चीज़ हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली न्यूक्लियर फिजिक्स में जो पढ़ना है हम लोग को न्यूक्लियस पढ़ना है। तो हम लोग न्यूक्लियस देखेंगे, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, तो हम लोग न्यूक्लियस देखेंगे। इसमें टॉपिक है न्यूक्लियस। हिंदी में इसको बोलते हैं नाभिक। न्यूक्लियस को हिंदी में नाभिक बोला जाता है। तो न्यूक्लियस पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले जानना होगा एटम, जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। एटम, जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं हिंदी में। तो ऑलरेडी आप सबको पता है जो एटम होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उसमें आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो एटम है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जहाँ तक मास की बात किया जाए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना होता है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है,
और मास ऑफ 1.67 होता है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो लगभग इसी के बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर चार्ज की बात किया जाए क्यू इलेक्ट्रॉन, तो सबको पता है ये माइनस ई होता है, और ई का वैल्यू सबको पता है कितना होता है जी 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात किया जाए तो ये प्लस ई होता है, ये माइनस ई और प्लस। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन देखा जाए तो ये होता है 0, न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूट्रॉन। तो यहाँ से अगर देखें हम मास की अगर कंपेयर करें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है, 1000 टाइम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10⁻⁻31 और 10⁻⁻27, यानी 10,000 पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास की कंपेयर में। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग 0 ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो मास है इसे कंपेयर में बहुत बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल लेते हैं हम लोग। तो अब रहा कि एटम में तो ये तीनों होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम नेग्लिजिबल लें तो जितना वेट होगा एटम का वो किसके कारण होना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। यानी हम लोग कह सकते हैं जो भी एटम का वेट होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट के समेशन के बराबर होगा। ठीक है, इसको नोट करना है, नोट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। और आप लोग को एटम में बताया जाएगा, या केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर 11th की केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, जो तीनों फंडामेंटल पार्टिकल हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होता है सेंटर के चारों ओर घूमते रहता है, रोटेट करते रहता है। और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है एक साथ सेंटर में पाया जाता है। अभी हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, जो भी मास बचा किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो जो है कहाँ पे है, सेंटर में। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी एटम का वह स्पेस या सेंटर का वह स्पेस जहाँ पे एटम का पूरा मास कंसंट्रेटेड रहता है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। यानी यहाँ से डिफिनीशन न्यूक्लियस का बनेगा, होल मास ऑफ एटम इज present at center of atom is called nucleus। यानी हम लोग कह सकते हैं किसी भी परमाणु का केंद्र का वह भाग जहाँ पे परमाणु का पूरा मास केंद्रित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक। एक बार और फिर से सुन लीजिए, किसी भी परमाणु के केंद्र का वह भाग जहाँ पर परमाणु का पूरा भाग केंद्रित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। होल मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, इसको हम लोग अनदर वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हैं, हम लोग जानते हैं ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज। तो किसी भी एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसको भी हम लोग न्यूक्लियस कर सकते हैं। यानी न्यूक्लियस जो होता है किसी भी एटम के सेंटर में होता है और एटम का पूरा वेट उसी में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इसका जो चार्ज होता है कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और पूरा पॉजिटिव चार्ज जो होगा न्यूक्लियस पे ही होगा, और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहता है वो। यहाँ से आप लोग
डिफिनीशन न्यूक्लियस का पता हो गया। अब हम लोग जानेंगे एक दो वर्ड यहाँ पे जानना, एक मास नंबर और एक एटॉमिक नंबर। एक मास नंबर जानेंगे और एक एटॉमिक नंबर जानेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर हिंदी में बोलेंगे इसको परमाणु संख्या। तो एटॉमिक नंबर है तो किसका नंबर? तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है किसी भी न्यूट्रल एटम में क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है इक्वल होता है, ठीक। और यही किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर। यानी किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो टोटल नंबर होगा वही उसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या। यानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं Z = P = E। ये किसके लिए डिफाइन होगा? न्यूट्रल एटम के लिए। किसी भी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर ये तीनों क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं मास नंबर। ये मास नंबर क्या है? इंग्लिश में इसको हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? तो कहता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाता है? उस परमाणु का या उस न्यूक्लियस का आपको कहलाता है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। आप लोग लिख सकते हैं किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द समेशन ऑफ, इंग्लिश में लिख देते हैं यहाँ पर, द समेशन ऑफ number of proton and neutron present in the summation of number of proton and neutron present in nucleus is called mass number। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्लियर होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होता है, वही किसके इक्वल होता है? परमाणु संख्या। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। ऐसे जेड से डिनोट करते हैं, यानी Z = P = E हो गया। और यहाँ पे मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है। तो कहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो समेशन होगा, योग होगा उसके नंबर का, वही क्या कहलाएगा? आपका मास नंबर। और इसको डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे हम लोग Z से, ठीक है। तो ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया और ये मास नंबर हो गया। अब देखिए आगे इसमें हम लोग अभी बताए हैं, दो वर्ड यहाँ पे देखना है हम लोग को। Z जो कि एटॉमिक नंबर है, वो होता है प्रोटॉन = इलेक्ट्रॉन। और मास नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं A से। ये तो एटॉमिक नंबर था। मास नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? मास नंबर को डिनोट करते हैं A से। और ये बताया गया है ये क्या होता है? समेशन होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हम लोग यहाँ पे A = क्या लिख सकते हैं? P + N, यानी Z = P = E और A = P + N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ से देखें हम, एक बात और साफ हो जाता है। A = P को हम लोग Z लिख सकते हैं, Z + N,
यहाँ से अगर n निकालना हो तो क्या हो जाएगा, a माइनस जेड, यानी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, और मास यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या किसके इक्वल होगा, a माइनस जेड के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ से अगर देखें किसी भी एटम में हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर फाइंड करना है तो इलेक्ट्रॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा, और न्यूट्रॉन जो होगा a माइनस जेड के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस पर आपको क्वेश्चन दे सकता है कि किसमें एटम दे देगा, उसमें आपको पूछेगा कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है। जैसे कि क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी पूछा हुआ है, आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा यूरेनियम 92 238 में पूछेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, नंबर बताइए कि इसमें कितना न्यूट्रॉन होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नीचे में दिया हुआ रहता है, हम बताना भूल गए, जो नीचे में दिया रहता है आपका जेड होता है, और यहाँ पे दिया हुआ रहता है OA होता है। तो सिंबल ऑफ न्यूक्लियस थोड़ा सा देख लेते हैं, सिंबल ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस का सिंबल कैसे होता है। तो हम लोग किसी भी न्यूक्लियस का सिंबल लिखने के लिए एक्स लिखते हैं, यहाँ पर जेड और यहाँ पर ए आपको बताता है एटॉमिक नंबर को बताता है, एटॉमिक नंबर, और ए बताता है आपको मास नंबर, और ये है सिंबल ऑफ एटम, ये आपका सिंबल है जो भी एटम होगा उसका। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यू लिखा हुआ, तो यूरेनियम यहाँ से हम लोग समझेंगे ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया और इसका मास नंबर हो गया। हम ऑलरेडी जानते हैं इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल होगा, तो ये 92 हो जाएगा। प्रोटॉन भी जेड के इक्वल होगा, ये भी 92 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन निकालना है तो a माइनस जेड होगा। तो a माइनस जेड होने के लिए आपको a का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 238 माइनस 92, ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो गया, और 146। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ऐसे निकाल सकते हैं। इस पे और भी क्वेश्चन छोटा मोटा हो सकता है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जैसे और इसमें बोल सकता है कि आपको बताइए ऑक्सीजन है 8 16, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए। ये हो गया जेड के बराबर, ये आपका जेड है और ये क्या है ए। तो जेड कितना हो जाएगा ए, प्रोटॉन बताना है तो ए भी जेड, ए भी 8 हो गया, न्यूट्रॉन बताना है ए माइनस जेड, ये कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा ए। जैसे क्वेश्चन और इस पर लिए क्लोरीन है 16 है 35 है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है कितना होगा। इलेक्ट्रॉन होगा जेड के बराबर और जेड इसका कितना है 17 है, और ये होगा ए के बराबर, तो जेड कितना हो गया 17। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन भी जेड के इक्वल, तो ए भी कितना हो गया 17। अब न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन होगा ए माइनस जेड, ए का वैल्यू यहाँ पे 35 है माइनस 17 है, ये आप बता दीजिए तो कितना बच जाएगा 18। तो इस तरह से आप कोई भी सिंबल दिया रहेगा न्यूक्लियस का तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट, हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई। एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, ये क्या होता है, तो एक होता है कार्बन 12, कार्बन एटम है, कार्बन का समस्थानिक आइसोटोप होता है, उसमें से एक है कार्बन 12, जो कार्बन का एटम होता है उसका मास, कार्बन 12 के मास के
12th पार्ट, कार्बन जो मास कार्बन C12 एटम है उसके मास के 12th पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो हम लोग इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 atom is called atomic mass unit, atomic mass unit। हम लोग ऐसे भी इसको कह सकते हैं कार्बन 12, कार्बन 12 का मतलब 12 कार्बन है, कार्बन 12 जो समस्थानिक है, एक होता है C12, एक होता है C14, मतलब जिसका वेट 12 है, मास नंबर 12 है, एक का मास नंबर 14 भी होता है, समस्थानिक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऐसे तो कहता है कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। अगर नोट करना है तो लिख लीजिए, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। C12 कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसका 12वें भाग हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसको डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय U, और कहीं कहीं पे AMU के द्वारा भी लिखता है, कोई U के द्वारा लिखता है और कहीं कहीं पे AMU के द्वारा लिखता है। U से भी लिखिएगा तो कोई परेशानी नहीं। अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं 1 मोल कार्बन 12 एटम का जो मास होगा वो कितना होता है, 12 ग्राम। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया होगा कि 1 मोल किसी भी एटम का हम लोग मास लेते हैं तो किसके बराबर होता है, उसका वेट के बराबर, तो एटॉमिक वेट के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन 12 एटम का वेट हुआ कितना, 12 ग्राम। तो 1 AMU क्या होता है, या 1 AMU या 1 U, ये होता है C12 एटम का जो मास होगा अपॉन 12, जैसा कि हम लोग अभी देख रहे थे। C12 एटम का जो मास होता है, एक एटम का मास कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल C12 एटम का मास कितना होता है, 12 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक एटम का मास कितना होगा, तो 12/6.022 इंटू 10⁻23। अब इसका 12th पार्ट, तो 1 U क्या हो जाएगा, तो 12/6.022 10⁻23 डिवाइड बाई 12 से 12 कट जाएगा। अगर इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 1.66 गुने 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके बाद 0.5 भी होता है तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो 1 U इक्वल टू कितना हो गया, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1 AMU होता है क्या, हम लोग एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12th पार्ट को, बाद में को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके बाद हम लोग रेडियस देखते हैं, एटम का न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो मास नंबर होता है ए ऊपर पोर्शनल होता है, इसका वॉल्यूम जो है किसी भी नाभिक का जो आयतन है, नाभिक का आयतन वो समानुपाती होता है द्रव्यमान संख्या। कहता है वॉल्यूम ऑफ एनी न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर।
यानी आयतन जो होगा द्रव्यमान संख्या के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। V इज प्रोपोर्शनल टू A। क्यों? क्योंकि मास नंबर की क्या होता है, एक क्या होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ये समेशन है, तो ये दोनों इसमें ऐड होता है। अगर दोनों इसमें एडिशन रहेगा तो जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा तो मास नंबर ज़्यादा होगा, तो उसका साइज भी बड़ा होगा, यानी वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा। तो यानी हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम और मास नंबर प्रोपोर्शनल होगा। अब ये क्या होगा, न्यूक्लियस जो होता है वो होता है आपका स्फेरिकल, तो इसके लिए हम लोग इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं 4/3 πr³ प्रोपोर्शनल टू A। 4/3 पाई कांस्टेंट है तो r³ प्रोपोर्शनल टू A। अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, r प्रोपोर्शनल टू A पे पावर 1/3, और कांस्टेंट को अगर हटाया जाए तो r = r0 A पे पावर 1/3। ये आपको फार्मूला बन गया, जहाँ पे r0 क्या है, एक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू फिक्स होता है 1.2 × 10⁻15 मीटर। और यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है, 10⁻15 मीटर को हम लोग 1 फर्मी बोलते हैं, यानी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 1.2 फर्मी। अगर इस फॉर्मूला में हम लोग R2 अगर लिखें तो कितना हो जाएगा, R0 A पे पावर R0 कांस्टेंट है और A2 लिखाएगा, पावर कितना लिखाएगा 1/3। इसको डिवाइड करें R1 से तो कितना हो जाएगा, R0 A1 पे पावर 1/3, ये दोनों कट गया, यानी यहाँ से आ जाएगा R2/R1 = A2/A1, दोनों पे पावर 1/3, तो होल पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इससे हम लोग दो न्यूक्लियस के रेडियस का कंपेयर कर सकते हैं और इससे किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं, अगर इसको देखें तो किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो कितने ऑर्डर का होता है, 10⁻15 मीटर, यानी किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। और किसी भी एटम का जो रेडियस होता है वो कितने क्या होता है, 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है, ठीक है। ध्यान में रखना है इसको, न्यूक्लियस का रेडियस कितने ऑर्डर का होता है, 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, और एटम का रेडियस जो होता है 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। थैंक यू। तो 1 AMU क्या होता है, या 1 AMU या 1U, ये होता है C12 एटम का जो मास होगा अपॉन 12, जैसा कि हम लोग अभी देख रहे थे। C12 एटम का जो मास होता है, एक एटम का मास कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल C12 एटम का मास कितना होता है, 12 ग्राम, ठीक है। तो 1 मोल = कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 एटम का मास कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक एटम का मास कितना होगा, तो 12/6.022 × 10⁻23। अब इसका 12th पार्ट, तो 1U क्या हो जाएगा, तो 12/6.022 10⁻23 डिवाइड बाई 12 से 12 कट जाएगा। अगर इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। इसके बाद 0.5 भी होता है तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो 1U = कितना हो गया, तो 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो 1 AMU होता है क्या, हम लोग एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12th पार्ट को, बाद में को हम लोग हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है। जिसका वैल्यू कितना होता है, 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम।
इसके बाद हम लोग रेडियस देखते हैं। एटम का न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो मास नंबर होता है ए ऊपर प्रोपोर्शनल होता है इसका वॉल्यूम, जो किसी भी नाभिक का जो आयतन है, नाभिक का आयतन वो समानुपाती होता है द्रव्यमान संख्या। कहता है वॉल्यूम ऑफ एनी न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। यानी आयतन जो होगा द्रव्यमान संख्या के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू ए। क्यों? क्योंकि मास नंबर की क्या होता है? ए क्या होता है? इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ये समेशन है, तो ये दोनों इसमें ऐड होता है। अगर दोनों इसमें एडिशन रहेगा तो जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा तो मास नंबर ज़्यादा होगा, तो उसका साइज भी बड़ा होगा, यानी वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा। तो यानी हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम और मास नंबर प्रोपोर्शनल होगा। अब ये क्या होगा? न्यूक्लियस जो होता है वो होता है आपका स्फेरिकल। तो इसके लिए हम लोग इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 4/3 πr क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए। 4/3 पाई कांस्टेंट है तो r क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए। अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? r प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर 1/3, और कांस्टेंट को अगर हटाया जाए तो r इक्वल टू r0 ए पे पावर 1/3। ये आपको फार्मूला बन गया, जहाँ पे r0 क्या है? एक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू फिक्स होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है, 10⁻⁻15 मीटर को हम लोग 1 फर्मी बोलते हैं। यानी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? 1.2 फर्मी। अगर इस फॉर्मूला में हम लोग R2 अगर लिखें तो कितना हो जाएगा? R0 ए पे पावर R0 कांस्टेंट है और A2 लिखाएगा, पावर कितना लिखाएगा? 1/3। इसको डिवाइड करें R1 से तो कितना हो जाएगा? R0 A1 पे पावर 1/3। ये दोनों कट गया, यानी यहाँ से आ जाएगा R2/R1 इक्वल टू A2/A1, दोनों पे पावर 1/3, तो होल पावर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। इससे हम लोग दो न्यूक्लियस के रेडियस का कंपेयर कर सकते हैं और इससे किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं, अगर इसको देखें तो किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो कितने ऑर्डर का होता है? 10⁻⁻15 मीटर। यानी किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। और किसी भी एटम का जो रेडियस होता है वो कितने क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। न्यूक्लियस का रेडियस कितने ऑर्डर का होता है? 10⁻⁻15 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, और एटम का रेडियस जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।